चोला और पांड्यास के राइस के हैं, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ, आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पैडी कल्टीवेशन, पैडी की जो, और ये यहाँ का जो क्षेत्र है, मैंने आपको कल 5 तरह के क्षेत्र पढ़ा है, अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि सबसे बड़ा कारण मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये चीफटेन्स है, ये कोई एम्पायर नहीं है, ये कोई साम्राज्य नहीं है। यहाँ की जो राजनीतिक संरचना है वो चीफडम्स है, ठीक है। अब आप चीफडम्स को जब देखेंगे तो ये कोई बड़े साम्राज्य नहीं है, राजा जरूर है लेकिन इनके नीचे बहुत सारे चीफ्स हैं, बहुत सारे अलग अलग ट्राइब के लोग हैं जिनको इन्होंने सब्जुगेट किया है, जिनके ऊपर इन्होंने अपना अपना जो है पॉलिटिकल एक तरह से उसके ऊपर विक्ट्री की है, उनको अपना अधीन किया है, एग्जैक्ट वर्ड, राइट वर्ड। सो अधीन किया है इन क्षेत्रों को, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को और उनके पर्टिकुलरली और चीफ्स को। तो हम बार बार संगम लिटरेचर में हमें सुनने को आता है दैट हाउ चेरा चोलास एंड पांड्यास आर फाइटिंग विद, देयर आर रिबिलियंस, विद्रोह हो रहे हैं बार बार, जहां पर जो ये छोटे चीफ्स हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि वेलियर, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जो कि चीफ्स हैं, हिल चीफ्स हैं। उसके बाद मैंने आपको वेंटर बताए थे, वेंटर्स आर बेसिकली द लार्जर चीफ, जिन्होंने वेलियर्स को भी अपने अंडर रख रखा है। तो ये एक हायरार्की ऑफ चीफ्स हैं जिनके ऊपर ये चेरा चोला पांड्यास जो है इन्होंने अपना साम्राज्य एस्टेब्लिश किया। और ये एस्टेब्लिश करने के कुछ फैक्टर्स हैं, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि कब, जैसे ही ये जो मेगालिथिक पीपल लोग जो यहाँ रह रहे थे साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर बहुत बड़ा एक कल्चर होता है, महापाषाण युग का कल्चर जो है। और इनको जब कांटेक्ट रोमन ट्रेड के बारे में पता लगा, रोमन ट्रेड शुरू हुआ यहाँ से और नॉर्थ इंडिया से कुछ ट्रेडिंग लिंक्स इनको मिले। और सबसे पहला कारण ट्रेड है और दूसरा कारण है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पैडी कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन की जब इंट्रोडक्शन होती है उससे भी ये समृद्ध हो जाते हैं और खाना इनके पास अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। अब आप अगर न्यूलिथिक देखेंगे, थोड़ा पीछे लेके जा रही हूँ, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स को जब देखते हैं तो साउथ इंडिया की जो प्री हिस्टोरिक कल्चर है जिसमें न्यूलिथिक कल्चर की जब हम बात करें तो साउथ इंडिया का जो न्यूलिथिक है वो नॉर्थ इंडिया के न्यूलिथिक, मेहरगढ़ में आप चले जाइए या किले गुल मोहम्मद की साइड पे चले जाइए, उससे बहुत अलग है। अलग कैसे है, आप देखते हैं वहां पर वीट और राइस की खेती ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया में बारले की खेती है जिसको हम जौ कहते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में आप देखेंगे मिलेट्स की खेती ज्यादा है, रागी की बहुत खेती हो रही है। और इसीलिए आप देखते हैं इनके समय में भी खेती जो है वो ज्यादा राइस और रागी, इन दो चीजों की साउथ इंडिया में ज्यादा खेती है। गेहूं नहीं है यहाँ पर ज्यादा, ना ही यहाँ पर जौ है, बारले जिसको हम कहते हैं। ये ही दो मेन जो है वो फूड प्रोडक्शन में ये दो मेन क्रॉप्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। और रागी को ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए उगने के लिए, ना ही उसको ज्यादा धूप चाहिए। वो ऐसा क्रॉप है जो हार्श कंडीशंस में भी उग जाता है। सो इसको आप देखिए कि दो मेन कारण रहे कि चेरा चोला पांड्यास के राइस के, जब मेगालिथिक लोगों को ये, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे कोई ताम्र पाषाण युग आया ही नहीं, चैल्कोलिथिक स्टेज आई ही नहीं। न्यूलिथिक के बाद सीधा मेगालिथिक, और जहाँ पे कोई भी स्टेट फॉर्मेशन है ही नहीं, मतलब प्री स्टेट से पहली बार अगर कोई राजनीतिक संरचना हुई है तो यही हुई है। छोटे छोटे चीफ थे लेकिन उनकी भी राजनीतिक व्यवस्था कुछ खास नहीं थी, कोई निर्धारित नहीं थी, कोई बाउंड्री नहीं थी। जो हमने पढ़ा कि जनपद का जो सिस्टम है नॉर्थ इंडिया में वो यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे कोई निर्धारित बाउंड्री बिल्कुल भी नहीं है। जो जैसे हिल चीफ्स हैं, मतलब कोई जो है वो अपने क्षेत्रों में रूल कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में परमानेंट नहीं है, वो चोरी चकारी करके भी काम चला रहे हैं, जैसे भी है चल रहा है। सो आप ये देख रहे हैं कि लूटपाट हो रही है इन क्षेत्रों में। जब चेरास का और चोलास का, पांड्यास का रेन एस्टेब्लिश नहीं हुआ था उससे पहले, तो लार्जली ये पहली बार साउथ इंडिया में कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन बन रही है। सबसे पहली पॉलिटिकल फॉर्मेशन साउथ इंडिया की देखेंगे। मेगालिथिक्स में हमें कोई खास पॉलिटिकल फॉर्मेशन नहीं दिखती है जिसको हम महापाषाण युग कहते हैं। तो फ्रॉम प्री स्टेट, प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज टू दिस चीफडम्स, ये पहली बार जो है एक राजनीतिक संरचना हो रही है साउथ इंडिया में संगम, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आई होप अब आपको ये क्लियर है। हाँ जी मैम, रिलीजियस डिफरेंसेस भी थे क्या साउथ में उस वक्त? क्या थे रिलीजियस डिफरेंसेस? डिफरेंसेस रिलीजियस, जैसे हाँ, बुद्धिज्म आप ये नॉर्थ इंडिया में थे। रिलीजियस डिफरेंसेस थे क्या?
हाँ मैम। हाँ, नहीं देखिए, रिलीजन की जब बात करें तो ऐसा माना जाता है, संगम में ही माना जाता है कि पहले 3 जो संगम हुए इसमें जो पहला संगम हुआ जिसको ऐसा माना जाता है अगस्त्य, जो ऋषि अगस्त्य थे वो पहली बार वैदिक धर्म जिसको कहते हैं या ब्राह्मण धर्म जिसको कहते हैं उसको साउथ इंडिया में लेके आए। उससे पहले वैदिक धर्म नहीं है साउथ इंडिया में। तो लार्जली अगर आप देखें तो बुद्धिज्म, जैनिज्म या जो ब्रह्मनिज्म है ये साउथ इंडिया में काफी लेट पहुंचा। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू नॉर्थ, मैं ये नहीं कह रही बहुत लेट पहुंचा, लेकिन एज कम्पेयर टू नॉर्थ तो आप उसके हिसाब से देखें तो रिलीजियस डिफरेंसेस इस समय में हमें कुछ खास नहीं मिलते हैं। इस समय में ज्यादातर ट्राइबल रिलीजन्स के बारे में हमें पता लगता है। तो हमें ये देखते हैं हम कि ये जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी कि हीरो वर्शिप्स हैं यहाँ पे, हीरो वर्शिप स्टोन्स मिलते हैं हमें इस समय में, जहाँ पे क्या कर रहे हैं वो लोग, अगर कोई वॉर में, क्योंकि ये वॉरिंग सोसाइटीज हैं, ज्यादा ट्राइबल कबीले के लोग हैं, तो जो कोई अगर लड़ने के लिए गया, कोई चीफ जो है लड़ने के लिए वॉर में गया और वो उसकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गया, तो उन्होंने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। कोई औरत अगर, जैसे अब कनग्गी का जो पूरा कल्ट है, पत्तिनी कल्ट जिसको कहते हैं साउथ इंडिया में, उसकी पूजा होती थी। जहाँ पे आपने देखा भी पूरा शीला पदिकम की जो स्टोरी है, ये पूरा एक एपिक है, जैसे हमारे यहाँ रामायण और महाभारत है, वहाँ पे शीला पदिकम और मणिमेखला ये 2 एपिक्स हैं। तो वहां पे पूजा क्या हो रही है, किसकी पूजा हो रही है, आप देखते हैं कि एक लेडी जो कि चेस्टिटी की पूजा हो रही है, मतलब उसकी पवित्रता की पूजा हो रही है। एक पत्नी जो अपने पति के लिए लड़ती है, इस तरह से उस तरह की पूजा हो रही है। एक ये कल्ट रहा हीरो वर्शिप का, चेस्टिटी का कल्ट, जहाँ पे पत्नीव्रता पतिव्रता पत्नियों की पूजा हो रही है, मदर गॉडेसेस की पूजा हो रही है। तीसरा है हिल चिफ्स, जैसे हिल मैंने आपको बताया कि वहां पे मैंने आपको जो क्षेत्र बताया वेंकटमन हिल से लेके कन्याकुमारी केप कैमरिन तक का क्षेत्र को तमिलकम कहते हैं। तो इस क्षेत्र में जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हिल्स भी हैं, हिल्स यानी पहाड़ियां हैं। अब पहाड़ी पे आप देखते हो मुर्गन की पूजा आज भी होती है। मुर्गन यानी जो हमारे कार्तिक के बाद में इनको कार्तिकेय से जोड़ दिया गया सब, ये एक अलग तरह का इतिहास है रिलीजन का। तो उसमें आप देखते हो कि मुर्गन शब्द का इस्तेमाल होता है, और ये जो शिव जी के बड़े बेटे हैं कार्तिकेय, उनकी पूजा होती है। तो ये इनके अपने ही, इनका शुरुआती दौर में इनका अपना ही धर्म था। और आप देखते हो जो लोकल ट्राइबल कल्ट्स थे ये, और बाद में जब नॉर्थ से यहाँ पे वैदिक रिलीजन का इंट्रोडक्शन होता है, कहते हैं सेंट अगस्त्य पहली बार ब्राह्मण रिलीजन को हिंदू यहाँ साउथ इंडिया लेके आए। तो आप देखते हो कि वो कहते हैं कि गंगा जो है वो कावेरी, जो साउथ इंडिया की कावेरी पट्टनम में इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पढ़ा रही हूँ, तो कावेरी जो है वो साउथ इंडिया की गंगा कहलाई उस वक्त। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये इनका अपना धर्म था, वो धीरे धीरे ब्रह्मनिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म आने लगा। और जब बाद के जो चोलास वगैरह हैं उस समय में रिलीजियस डिफरेंसेस आपको दिखते हैं, मतलब 8th 9th 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी एडी सीई की जो मैं बात कर रही हूँ, उस समय में दोबारा होते हैं। तब आप कह सकते हो कि रिलीजियस डिफरेंसेस हैं। बुद्धिज्म, ब्रह्मनिज्म, जैनिज्म में एक द्वंद्व हम देखते हैं साउथ इंडिया में, भक्ति मूवमेंट का राइज हम देखते हैं। इस समय में कोई रिलीजियस डिफरेंसेस हमें नहीं नजर आते। उनका अपना अपना धर्म है, वो अपने में ही खुश है। कोई खास रिलीजियस डिफरेंसेस है, झगड़ा तो तब होगा ना जब अलग अलग धर्मों की सिक्योरिटी उसमें या एक द्वंद्व होगा। वो चीज वहां पे है ही नहीं, वो अपने अपने कल्ट्स में बिजी हैं, उनको कोई झगड़ने का, कोई धार्मिक कोई झगड़ा यहाँ नहीं है। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन शीतल? यस मैम। मैम ओके, हाँ जी। मैम ये जो किलार है ये एक वंश है क्या? किलार वंश नहीं है। किलार एक तरह से आप देखें तो अब इसके ऊपर भी इतिहासकार डिबेट करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चीफ्स हैं, जिसको चीफडम्स कहते हैं। बाद में इनके वंश भी चले, इनको बाद में ये चोला चेरा पांड्यास के अंदर ही आ गए। तो अभी ये वंश आप कह सकते हो कि ये एक जैसे चीफ्स हैं और उनके कुछ जो हेरिडिटरी लीनियज है, लेकिन उसको आप पर्टिकुलरली इसके बारे में मैं कुछ खास डिटेल्स, इतिहासकार कहते हैं इसको कुछ पर्टिकुलर आप ये नहीं कह सकते पूरे पुख्ता सबूतों के साथ कि हाँ ये वंशी था। तो अभी हम ये सारी चीज पढ़ मैम रहे हैं, उसमें मैम ये जो सारी किलार हैं ये चेर वालों के भी किलार हैं, चोल वालों के भी किलार हैं और पांडे वालों के भी किलार हैं। ये चीफ्स है, तभी मैं बोल रही हूँ ना, जैसे हमने देखा वेलीर है या वेंटार है, तो ये अलग अलग
अलग जगह के चीफ्स हैं इनके। ये अगर आप देखोगे इसके स्ट्रक्चर को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझिए चेरा चोला पांड्या सिर्फ क्राउन्ड किंग्स हम कह देते हैं, लेकिन इतिहासकार अब यही मानते हैं कि ये सिर्फ एक तरह की चीफ्टेनशिप थी और इसके इनके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे, इतना भी कहा जाता है कि 700 या 7,000 छोटे छोटे चीफ्स हैं जिनको ये बार बार रिबिलियंस के बारे में पता लगता है, ये विद्रोह करते हैं अपने अपने क्षेत्रों, अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे चीफ्स का रूल है। उसके ऊपर चेरा चोला पांड्याज ने अपनी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट किया है, उन्हीं के ऊपर इन्होंने अपना साम्राज्य नहीं कहेंगे, चीफडम एस्टेब्लिश किया है। और ये छोटे छोटे चीफ जो हैं ये कभी इनके साथ मिल जाते हैं, कभी इनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं कि नहीं हमें अपने क्षेत्रों में रूल करने दो ठीक से। तो ये ऐसे इनका विद्रोह के बारे में हमें बहुत कुछ पता लगता है। तो इससे यही समझ में आता है कि एक नहीं हजारों तरह के चीफ्स इनके अंडर हैं और अलग अलग तरह के हैं। जैसे आपको मैंने बताया कुछ हिल्स के चीफ्स हैं जो कि पहाड़ियों में ही रूल कर रहे हैं, कुछ विलेज मैन हैं जो विलेज की मुखिया हैं वो अपने क्षेत्रों में हैं, जिनके ऊपर ये हिल के लोग आके जो है अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उनके ऊपर वेंटार हैं जो वेलीर और विलेज जो हेडमैन है उनसे भी ऊपर हैं, वो उनके क्षेत्रों में कोशिश कर रहे हैं कि उनसे ट्रिब्यूट ले लें किसी तरह से। और फिर सबसे ऊपर चेरा चोला पांड्याज हैं। तो ये पूरी हायरार्की है। एक सिंगल हम ऊपर से दिखाई देता है कि चेरा चोला पांड्याज जो हैं ये चलो चीफ्स हैं, लेकिन ये किंग्स हैं, लेकिन एक्चुअली इनके नीचे एक पूरी की पूरी हायरार्की है, पूरी की पूरी बहुत सारे चीफ्स की एक हायरार्की बनी हुई है जो कि इनको सब्जुगेट करके ही ये रूल कर पा रहे हैं। मैम ये चेर चोल पांडे ये भी मुखिया ही हैं क्या? मुखिया ही मान के चले? तो मुखिया नहीं कहेंगे आप इनको, कहेंगे चीफ। चीफ्स किसको कहेंगे? अब आप चीफ्स को अगर हिंदी में मुखिया कह दें, मैं कहूंगी मुखिया जो विलेज हेडमैन है उसको मुखिया कहना ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो चीफ है, चीफ को हिंदी में क्या कहेंगे? ट्राइबल चीफ, वही बोलेंगे वो। हेड ऑफ अ ट्राइब। तो उसको आप उस तरह से अगर हिंदी में मुखिया कहें, मुखिया शब्द मुझे लगता है कि विलेज हेडमैन के लिए इसका इस्तेमाल होना बेहतर है। चीफ के लिए आप कह सकते हैं कि वो एक ट्राइब का, एक कबीले का सरदार जैसे हम कहते हैं। मतलब तो वो उस मैम तरह चेर एक कबीले का हेड है, चोल एक अलग कबीले का हेड है। कबीला एक सिंगल कबीला नहीं है, मैं वही बात बता रही हूँ, एक सिंगल कबीले का हेड नहीं है, उसके नीचे बहुत सारे कबीले हैं, बहुत सारे कबीले, ओके एक कबीला नहीं है। ओके। हाँ, सिंगल कबीला नहीं है। ओके, पर उनको चीफटेनशिप्स इनको कहा गया चीफ। और चीफडम्स क्यों कहा गया, ये एक सवाल भी बहुत बड़ा सवाल है। सो किंगडम क्यों नहीं कहा गया? तो किंगडम में अगर आप देखते हो तो किंगडम में कहीं ना कहीं, जैसे हमने गण संघ पढ़े जब हम महाजनपद पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा जो आपकी पॉलिटिकल व्यवस्था जिसको हम राजशाही कहेंगे, वहां पे तो जैसे आप समझ लीजिए अजातशत्रु है तो वो तो किंग ही है, वो तो टोटल किंग है। तो किंगडम्स में क्या है और चीफडम्स में क्या है? चीफडम्स में देखते हो आप ट्राइबल पॉलिटी का कैरेक्टर, जो उसकी प्रकृति है, ये सवाल पूछ लेते हैं वो नेचर क्या था? ट्राइबल कैरेक्टर है, चीफटेनशिप्स हैं ये, ठीक है। उनको इकट्ठा करो, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रों में वो थोड़ी थोड़ी ऑटोनॉमी भी रखते हैं, मतलब उनके ऊपर चेरा है, चोला है, पांड्या है, ठीक है, लेकिन डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, वही विकेंद्रीकरण है। ये छोटे छोटे चीफ्स अपने अपने जगह के राजा हैं। अगर पहाड़ी चीफ्स हैं उनको इन्होंने अपने अंडर तो ले लिया है चेरा चोला पांड्या ने, लेकिन पूरी तरीके से वो अपने ट्रिब्यूट दे देते हैं कि हाँ जाके राजा को, कि हाँ उनका जब कोर्ट लगा चेरास का, आप सपोज करो, और मैंने जाके, मैं एक चीफ हूँ, मैं एक पहाड़ी पे रूल कर रहा हूँ जो कि चेरा साम्राज्य के अंदर आ गई, चेरा चीफटेनशिप के अंदर आ गई वो, और मैं अपने क्षेत्र में मैं राजा हूँ, लेकिन मेरे से ऊपर जो राजा है वो चेरा है। मैंने उसको जाके साल में 2 साल, जो भी साल में जो प्रक्रिया रही है उसके तहत मैंने उसको अपना ट्रिब्यूट साल का दे दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी चढ़ा दिया, मैंने चढ़ावा चढ़ा दिया। लेकिन लार्जली मैं अपने क्षेत्र में हिल चीफ हूँ, और जब मुझे लगेगा कि नहीं मुझे इनके साथ नहीं रहना, तो मैं साथ वाले, तो पांड्या, आप ये भी हमें पता लगता है इस लिटरेचर में, संगम लिटरेचर में, कि कैसे जब चेराज हैं उनका साम्राज्य ठीक चल रहा है, उनका काम ठीक चल रहा है, तब पांड्याज और चोलाज उनका हमेशा झगड़ा रहता था, तीनों चीफ्स का, चीफटेनशिप का। चोला चेरा पांड्याज एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्षेत्रों के लिए भी लड़ रहे हैं, और उसके अलावा चोला और पांड्याज क्या कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हिल चीफ्स वगैरह हैं या जो चीफ्स हैं, जो छोटी ट्राइबल यूनिट्स हैं चेरास के अंदर, उनको भड़काए हैं कि तुम इनके खिलाफ रिवोल्ट करो, विद्रोह करो। तो ये भी हो रहा है। तो ये विद्रोह जो कर रहे हैं, हम बार बार देखते हैं चेरा किंग्स जो है उनके अंदर विद्रोह हो रहा है, अलग अलग
मतलब जो उनके अंडर के जो चीफ्स हैं वो उठ खड़े होते हैं और विद्रोह करते हैं, हम नहीं देंगे आपको ट्रिब्यूट, हमें अपना क्षेत्र आपसे अलग करना है, या इस तरह के भी छोटे छोटे के हम अपने क्षेत्र को, वो एक लड़ाई पावर पावर टसल चलता है। तो आप ये देखिए एक सिंगल ट्राइबल के हेड नहीं, ट्राइब के हेड्स नहीं है चेरा चोला पांड्या, इन्होंने बखूबी एक किंग बनने की कोशिश, तो ये आप कह सकते हो बिटवीन अ किंगडम एंड चीफडम, कहीं बीच में है इनकी पॉलिटिक के। ये कहने को ये बड़ी बड़ी बातें इसमें हमें मिलती हैं संगम लिटरेचर में, जहाँ पे ये that we are just a second we are a crown kings, ये शब्द भी उन्होंने यूज किया कि हम अपने आप को किंग डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने आप को राजा डिक्लेयर कर रहे हैं। पर इतिहासकारों के हिसाब से इसको आप इनको सही मायने में राजा नहीं कह सकते, क्योंकि इनका कंट्रोल उतना स्ट्रांग नहीं है बाकी अपने नीचे के लोगों पे जितना एक राजा का होना चाहिए, उतनी यूनिटी नहीं है, उतनी इंटीग्रेशन नहीं है। राइट, टाइप ऑफ सेगमेंटरी स्टेट, यू कैन नॉट यूज द वर्ड सेगमेंटरी स्टेट, जो कि बाद में बर्टन स्टाइल यूज कर रहे हैं, स्टेन यूज करते हैं सेगमेंटरी स्टेट पॉलिटी का जो मॉडल लेके आते हैं, वो इसमें फिट नहीं हो सकता। लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी लूज काइंड ऑफ पॉलिटी, जहाँ पे जो छोटे चीफटेन्स हैं वो कभी उसकी चेरा चोला पांड्या उसकी मान भी रहे हैं, उनका अपने ऊपर अधिकार मान भी रहे हैं, कभी वो विद्रोह में उठ खड़े होते हैं। तो ये मिक्स है बिल्कुल, इसीलिए इतिहासकार शुरुआती दौर में कहते थे कि ठीक है आप कह सकते हो ये किंगडम्स हैं, पर बाद में उन्होंने इस बात को नकार दिया कि इसको किंगडम नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी पॉलिटिकल व्यवस्था बड़ी बड़ी खुली हुई पॉलिटिकल व्यवस्था है। इसको पूरी तरीके से आप ना तो इसको ये कह सकते हो कि किंग्स थे, ना तो ये इसको चीफटेन कहना ही ठीक है, ये चीफ्स ही थे एक तरीके से। हाँ जी, कोई सवाल पूछ रहे थे सचिन? यस मैम। मैम इसको डायनेस्टी नहीं बोल सकते? अगर प्रॉपर किंगडम नहीं बोल पा रहे, चीफडम नहीं बोल पा रहे, तो क्या डायनेस्टी बोल सकते हैं? डायनेस्टी मतलब राज, एक तरह से राजशाही एक डायनेस्टी चल रहा है। डायनेस्टी देखिए अगर इस हिसाब से देखिए कि हेरिडिटरी रूल है तो बिल्कुल, अगर क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, ठीक है, सक्सेशनशिप का रूल है, एक डायनेस्टिक पॉलिटी का एक आइडिया है यहाँ पर, तो आप इसको कह सकते हो, बट फिर आप उसको मोनार्की, टोटल मोनार्की भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से राजशाही है। डायनेस्टी आप कह सकते हो, क्योंकि आप चेहरा में भी देखोगे तो राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, तो उस तरीके से आप डायनेस्टी कह सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से उसको मोनार्कियल सेटअप नहीं कह सकते। राइट, अ चीफटेन, डायनेस्टी विद अ चीफटेनशिप, इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये सब चीजें आएंगी, क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे हम पढ़ाऊंगे, तो आप इसको लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। आपके आखिरी पेज में आपके सारे सवाल लिख के रखिए। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, किसी बच्चे का कोई सवाल है? जस्ट अ सेकंड मैम, कुछ चेयर हेड के नाम बुक में नहीं बताए गए। कुछ चेयर मतलब आप बोल रहे हैं चेयर हेड, या आप उनकी बात कर रहे हैं चीफ्स की जो उसके नीचे हैं चेरास के, या चेरास राजाओं की बात कर रहे हैं? मैम ये जो मेन चेर राजा जिसको बोल रहे हैं आप, जो मेन थे उनके नाम, या चोल राजा के नाम उस टाइम पे जब ये सिस्टम चला हुआ है उस टाइम के तो कोई नाम नहीं बताए गए। इवन जो छोटे मुखिया हैं जैसे किलार हैं, वेली नहीं, इनके नाम बताए गए, बट जो तो जिनको हम हेड मान के चल रहे हैं उनके नाम नहीं बताए गए। वो मेरे पास है, मैं आपको भी लिखवा देती हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। है मेरे पास, ठीक है। ओके, आपकी किताबों में आपका थोड़ा सा सिलेबस में ना उन्होंने ऊपर ऊपर से चीजें बताई हैं, इसीलिए मैं और रीडिंग आपके साथ शेयर करूंगी। डिटेल में वो लोग नहीं गए, शायद उन्होंने सोचा मास्टर्स का सिलेबस है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, तो वो ज्यादा डिटेल में गए नहीं है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट नाउ, लेट मी जस्ट बिगिन विद माय लेक्चर। अब आप देखिए सोर्सेज, सबसे पहले सोर्सेज समझिए, ये आपको सेटअप समझ में आ गया, कॉन्टेक्स्ट परिप्रेक्ष्य आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे मेगालिथिक लोगों में, आयरन एज कल्चर के जो लोग हैं उनमें जब ट्रेड इंट्रोड्यूस होता है और उसके अलावा राइस की कल्टीवेशन जब वो शुरू करते हैं, उसके बाद चेरा चोला पांड्यास का समाज यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। अब आप इसको ये समझ के चलिए कि जब हम सोर्सेज, हमें पता कैसे लगता है संगम पीरियड के बारे में, आपको मैंने बता दिया मेन सोर्स संगम लिटरेचर है, इसीलिए इसका नाम संगम पीरियड पड़ा। इसको बहुत बाद में ये संगम पीरियड का इसका नाम दिया गया है। तो आप देखते हैं संगम पीरियड का नाम, संगम शब्द का मतलब मैंने समझा दिया था, कमिंग टुगेदर ऑफ पोएटिक असेंबलीज, जो कि पांड्यंस के अंदर ये पोएटिक असेंबलीज हुई ऐसा माना जाता है, जिसमें से पहली 2 असेंबलीज जो थी वो कहते हैं हजारों सालों चली, इस तरीके की बातें हैं, तो वो माइथोलॉजिकली है, वो असलियत में नहीं हुई। हिस्टोरिकल 3rd असेंबली को माना जाता है जो कि पांड्यन कैपिटल मदुरई में हुई,
तो इसको आप इस तरीके से देख के चलिए कि ये संगम लिटरेचर, इसका नाम संगम लिटरेचर पे इसका नाम पड़ता है। संगम पीरियड समय काल आपको पता है 300 BCE से 300 CE, और तमिलकम का क्षेत्र आपको पता है, हिल जो है वेंकटम हिल से लेके कन्याकुमारी, केप कैमोरिन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो क्षेत्र इसका है। अब इसको अगर हम सोर्सेज देखें तो संगम पीरियड के संगम लिटरेचर तो है ही, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सा है, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। और दूसरा जो है उसके अलावा फॉरेन अकाउंट्स है, आप बता सकते हैं फॉरेन अकाउंट्स हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा थर्ड है फॉरेन अकाउंट्स के अलावा आपके आ जाते हैं इवन नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल व्यवस्था में भी हमें पता लगता है। तो अशोकन की इंस्क्रिप्शन में भी इनका जिक्र है, चेरा चोला पांड्यास का वो जिक्र करते हैं, ठीक है। और चेरास को कहा गया, उन्होंने केरला पुत्र कहा है चेरास को। और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। यहाँ से हमें बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल, जैसे हमें डॉकयार्ड मिलता है जो ये तटीय पोर्ट से, ये बहुत कॉस्मोपॉलिटन सिस्टम हो चुका था जहां पे रोमन एम्पायर के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत सारे सिक्के मिल रहे हैं हमें, रोमन सिक्के मिल रहे हैं, पंचमार्क कॉइन्स भी मिल रहे हैं सिल्वर के। उसके अलावा हमें पोट्री मिल रही है जो कि डीलक्स पोट्री है, रोमन पोट्री, और अलग तरह की पोट्री मिल रही है जो ये लोग भी बना रहे थे रोमन पोट्री की कॉपी करते हुए। तो ये सब चीजें भी हमें यहाँ से आर्कियोलॉजिकल साइट से मिलती हैं। स्ट्रक्चर्स ढूंढने की बहुत कोशिश की गई है पर कुछ स्ट्रक्चर्स मिले नहीं, क्योंकि संगम लिटरेचर में जिन स्ट्रक्चर्स का जिक्र है वो स्ट्रक्चर जब खुदाई की गई तो वो नहीं मिले। तो इसके लिए इतिहासकार अभी भी ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कुछ सच में या तो वो लुप्त हो गए समय के साथ, पर कुछ डॉकयार्ड हमें जरूर मिलते हैं, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, जहाँ पे शिप्स वगैरह बांधी जाती थी। तो वहां पे आप देखते हो उस तरह की जरूर हमें कुछ उसके अवशेष मिले हैं। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत अवशेष हमें मिलते हैं। और एक मंदिर की कुछ ऐसा माना गया है कि रोमन लोग जो थे उन्होंने जो मुजीरिस पोर्ट था, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है मुजीरिस, ये जो है ये मालाबार कोस्ट पे चेरास के अंडर आता था, चेर साम्राज्य के अंदर, और यहाँ से रोमन ट्रेड हुआ करता था। और दूसरा है कावेरी पट्टनम जिसको पुहार भी कहा गया है। तो रोमन एम्पायर की जो फॉरेन अकाउंट्स है, ग्रेको रोमन एम्पायर्स, वहां पे भी हमें इनका जिक्र मिलता है। तो सिर्फ एक सोर्स से नहीं, संगम समय के बहुत सोर्सेज हैं। संगम लिटरेचर है पूरा का पूरा, वो एक अलग ही लिटरेचर है जिसमें एपिक्स भी आ गए, शिलापतिकम आ गया, मणिमेखले आ गया, तोल्काप्पयम की जो है तोल्काप्पय्यर की तोल्काप्पयम आ गई, जो कि तमिल भाषा पे एक ग्रामेटिकल ट्रिटाइज है। जैसे कि पाणिनि ने संस्कृत लिखी, संस्कृत पे अष्टाध्यायी लिखी, वैसे ही तोल्काप्पय्यर ने तोल्काप्पयम लिखी, जो कि तमिल भाषा के ऊपर एक ग्रामेटिकल ट्रिटाइज है, व्याकरण की एक पूरी एक किताब है, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये सारे आ गए संगम लिटरेचर के अंदर। फिर आपका आ गया फॉरेन सोर्सेज। फॉरेन सोर्सेज में सिर्फ ग्रेको रोमन सोर्सेज नहीं है, आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट सेंचुरी सीई का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स, एक किताब हमें मिलती है जिसको हम कहते हैं पेरिप्लस ऑफ इथीरियन सी। पेरिप्लस ऑफ इथीरियन सी हमें मिलता है, और ये किसी गुमनाम ऑथर के नाम से, ऑथर का नाम हमें आज तक पता नहीं लगा, ये एक तरह का स्क्रॉल है। उस समय में जो समुद्री यात्री आते थे, जो समुद्री यात्री हैं, कोई ट्रेड के पर्पज से आया, कोई किसी और पर्पज से आया, और वो अगर तो वो अपनी एक किताब, एक स्क्रॉल की तरह एक रखते थे कि वो कहाँ कहाँ गए, उन्होंने वो सारी चीजें वो नोट करते थे कि हम यहाँ यहाँ गए, हमने यहाँ यहाँ ये देखा, एक मैप की तरह, और ये क्षेत्रों में हम गए। इसको, ये था पेरिप्लस ऑफ इथीरियन सी। इस तरह का एक स्क्रॉल हमें मिलता है पहली सदी से, फर्स्ट सेंचुरी सीई से, कॉमन एरा की पहली सदी से, और ये समकालीन है रोमन एम्पायर के भी। और यहाँ पे हिंदुस्तान में ये संगम पीरियड चल रहा है, तो इसमें संगम पीरियड के बारे में हमें बहुत चीजें पता लगती हैं कि उस समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, जो मैं बता रही हूँ आपको, कौन कौन से तट थे जहाँ से रोमन एम्पायर का ट्रेड होता था। और इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगती है कि रोमन एम्पायर सिर्फ हिंदुस्तान के साउथ इंडिया के क्षेत्र में ही ट्रेड नहीं कर रहा है, वो चाइना के साथ और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। और हिंदुस्तान, ये जो क्षेत्र है संगम का, वो इनका एक मिडिल पॉइंट है जो कि बाद में भी रहता है,
कि अगर वहां से रोमन एम्पायर से ट्रेड हो रहा है तो यहाँ से भी जो है ये इंटरमीडिएटरीज की तरह भी काम कर रहे हैं, बिचौलियों की तरह। तो एक तरह से देखा जाए तो चाइना से भी जुड़ा हुआ ट्रेड है, और चाइनीज अकाउंट में भी इसीलिए हमें संगम पीरियड के बारे में भी पता लगता है। कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जो चाइनीज अकाउंट्स बताते हैं कि यहाँ पे ये पोर्ट्स थे और यहाँ से हम ट्रेड कर रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस समय में भी हमें वहां से नॉलेज मिल रही है संगम लिटरेचर की। तीसरी है श्रीलंकन क्रॉनिकल्स, महावंश, दीपवंश, और हमें ऐसा भी पता लगता है कि चेरास का संबंध श्रीलंका के साथ बड़ा अच्छा था, इनका आना जाना भी था। और संगम जो लिटरेचर से हमें पता लगता है कि चेरा किंग ने, अभी शिलापतिकम पढ़ाऊंगी उसमें आप देखेंगे कि जब इन्होंने पट्टिनी कल्ट, जिसकी मैंने अभी बात की, पतिव्रता नारी का एक मंदिर बनाया गया पट्टिनी कल्ट के नाम से, तो वो जब मंदिर चेर किंग ने बनवाया सेंगुतुवन ने, तब जो श्रीलंका के किंग हैं वो आए हैं उनके इनविटेशन पे, ये पता लगता है। चोलास का हमेशा झगड़ा रहा श्रीलंका वालों के साथ, क्योंकि चोलास जो है, केरिकल जो किंग है, वो उसके ऊपर अपना, श्रीलंका के ऊपर अपना कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसको अपने कब्जे में ले लूं, और उसने उसके ऊपर वॉर भी किया, वहां से बहुत सारे लोगों को भी बंदी बना के लेके आया। श्रीलंका हार गया था उसके साथ वॉर में। तो चोलास और श्रीलंका का झगड़ा चल रहा है। चेरास और श्रीलंका का फिर भी एक अच्छा मिलन है, वो एक अलाय, एक संधि है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तानी सोर्सेज में ही नहीं, विदेशी सोर्सेज में भी हमें संगम पीरियड के बारे में पता लगता है। और उसके अलावा नॉर्थ इंडिया में जो पॉलिटिकल व्यवस्था है वो भी संगम में, जो ये तीनों क्षेत्र है, जैसे अशोका की इंस्क्रिप्शन से ही हमें उसमें भी जिक्र है। साउथ इंडिया के जो जो दक्कन में भी मैंने आपको पहले बताया था, बाद में जो सतवाहनास होते हैं, महाभोजिका, रथाकार, इन सबका जिक्र अशोका के इंस्क्रिप्शन में मिलता है। तो ये जो चीफ्स है, इनके बारे में अशोका क्यों बता रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो अशोका, आप देखिए, ये वो दक्कन और साउथ इंडिया में वो बता रहा है कि मेरा क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, और मेरे क्षेत्र के बाहर भी कुछ जो भी लोग हैं उसके बारे में भी अशोक जिक्र करता है। तो इन सब चीजों के बारे में हमें बहुत सारे सोर्सेज से पता लग रहा है। इस बात को थोड़ा सा माइंड में आप क्लियर लेके चलिए कि क्या सोर्सेज हमें पता कहाँ से लगता है संगम लिटरेचर, संगम पीरियड के बारे में, कि यहाँ पे क्या हो रहा था, कौन लोग थे, क्या है। तो आई होप ये थोड़ा सा आपको क्लियर है। अगर आप चाहें तो ये सोर्सेज जो हैं, पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी जरूर आप मेंशन कीजिए, क्योंकि अगर इस पे सवाल आता है तो थोड़ा सा एक पैराग्राफ स्टार्टिंग में सोर्सेज के बारे में लिख देंगे तो एग्जामिनर पे भी अच्छा असर पड़ेगा कि इनको पता है कि क्या सोर्सेज, पता कहाँ से लगता है, संगम पीरियड क्यों कहते हैं, क्या है संगम, और तमिलकम क्या है, तमिलकम कौन से क्षेत्र को कहते हैं, इसमें कौन सी 5 अलग अलग तरह के भूगोलिक जो है व्यवस्थाएं हैं, जो मैंने आपको कल बताया था कि पेस्चर लैंड भी है, हिली लैंड भी है, जो मैंने आपको 5 तिन्नईज बताई थी, तिन्नईज इको जोन्स बताए थे, उसको आप जरूर मेंशन करें अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सो आई होप ये थोड़ा सा आपको एक क्लैरिटी आ गई है बेसिक। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको साथ में पॉलिटिकल व्यवस्था के साथ तीनों इन लोगों को, इनके क्या, इनकी कैपिटल थी, कौन कौन से पोर्ट्स थे, कहाँ कहाँ से ट्रेड हो रहा था, और एक दूसरे के साथ इनके संबंध कैसे थे, ये सारी चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स कैसी थी, ये सब। ओके, आई होप सोर्सेज आपको क्लियरली समझ आ चुके हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू डिस्कस अबाउट इससे पहले थोड़ा सा संगम लिटरेचर को देख लेते हैं। संगम लिटरेचर को अगर हम डिवाइड करें तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। संगम लिटरेचर पे भी आपको थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा। जब आप बताएंगे कि संगम पीरियड क्यों कहते हैं तो आप बताएंगे संगम लिटरेचर क्या है। संगम साहित्य को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मिल कन्नकु और किल कन्नकु। ये 2 है। मिल कन्नकु जो है ये है लॉन्गर सीरियल्स, यानी जो बड़े उसके अंदर जो है बड़े बड़े स्टैंजास लिखे गए हैं, बड़ी कॉम्पोजिशन, मतलब लार्ज कॉम्पोजिशन, लॉन्ग लेंथी कॉम्पोजिशंस को हम कहते हैं मिल कन्नकु। और किल कन्नकु कहते हैं छोटी कॉम्पोजिशन को, जिसमें जो है जो पोएम्स लिखी गई हैं वो छोटे छोटे स्टैंजास में लिखी गई है। 2 तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है। और 2 तरह है उसके अंदर, उसको और 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको कहते हैं अहम लिटरेचर और पूरम लिटरेचर। इसको समझ के चलिए, अहम और पूरम। अहम और पूरम, पूरम जो है वो है पर्टिकुलरली मिलिट्री वॉरफेयर की स्टोरीज है, जिसमें कि क्योंकि आप देखते हैं ये ट्राइबल एरियाज हैं, ये एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं, हमेशा एक वॉरफेयर है। चेरा, चोलास और पांड्याज मिलजुल के शांति से नहीं रह रहे, जबकि इनके बीच में मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी है।
16 राजकुमारियों की कुछ राजकुमारियों की शादी चेरा किंगडम में हुई है, लेकिन फिर भी ये लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो आप ये देखते हैं कि इनका एक आपस में जो है झगड़ा चलता रहता है। और जब झगड़ा चल रहा है तो संगम लिटरेचर में पूरा का पूरा एक सेक्शन पूरम स्टोरीज है, जो कि वॉर की स्टोरीज है, वॉरफेयर। तो वो पूरी कहानी की तरह चलती हैं पोएम्स, जहाँ पे जो पोइट्स हैं वो लिख रहे हैं कि कौन सा राजा महान है, कि कौन कहाँ लड़ रहा है, किसका क्षेत्र कौन सा है, वहां से हमें ये सब चीजें पता लगती हैं। तो आप ये देखते हैं पूरम लिटरेचर। दूसरा है अहम लिटरेचर। अहम जो है वो एक तरह की लव स्टोरीज है, तो वो ये भी बता रहे हैं, तो शीला पद्दिकम जैसे और मनी मेखलाई है, ये दोनों के दोनों एपिक जो है वो लव स्टोरीज के ऊपर चल रहे हैं। और प्रेम कहानियां हैं ये, जिसमें ये राजा रानी की प्रेम कहानी सुना रहे हैं, या आम लोगों की प्रेम कहानियां भी इसमें कुछ आ जाती हैं। जैसे कि शीला पद्दिकम है, वो भी ऐसे ही दो आम लोगों की प्रेम कहानी है, जिसके ऊपर जिसमें चेरा और पांड्या दोनों साम्राज्यों की बहुत सारी पॉलिटिकल और सामाजिक व्यवस्था उस समय की हमें पता लगती है। तो ये हो गया अहम लिटरेचर। ये दो तरह के लिटरेचर हमें संगम लिटरेचर में मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मिल कन्नुकू है, जिसके बारे में मैंने आपको बात की, जो कि लंबे पोइट्रीज हैं, उसको अगर हम देखें, उसको दो भागों में बांटा गया है, इतुत कोटाई और पट्टू पट्टू। देखिए ये थोड़ा सा नाम ऐसे अजीब है, बट आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, दो चार नाम लिख देंगे, तो आपको संगम लिटरेचर पे अगर सवाल आ जाता है, कभी कभी शॉर्ट नोट आ गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन संगम लिटरेचर, तो वो आप देख लीजिए कितने नंबर का होगा, लगभग 8-10 नंबर का, 7-8 नंबर का तो होगा। तो आपको अगर लिखना होगा तो उसमें पूरा संगम लिटरेचर के बारे में आपको बताना पड़ेगा। सो उसमें आप थोड़ा सा, क्योंकि इससे हमें ये जरूरी क्यों है, क्योंकि इससे हमें पॉलिटिकल व्यवस्था के बारे में बताता है, वरना कहाँ से, सिर्फ बाहर के सोर्सेज से पता लगा देना भी जरूरी नहीं है ना, उसको आपको इंडियन सोर्सेज के साथ भी कोलैबोरेट करके चलना होगा, तो तभी आपको पता लग पाएगा कि इतिहास का कैसे कॉर्पोरेट करके समझते हैं। क्योंकि बाहर के लोग कई बार आए, उन्होंने यहाँ पे कुछ देखा, लेकिन उनको समझ नहीं आया, उन्होंने जैसे देखा उन्होंने लिख दिया। मैं लिख करके बता दूं, ओके, अंग्रेजी में लिख पाऊंगी मैं, आप उसको हिंदी में उस हिसाब से लिख लीजिए। मिल कन्नकू, मेल कन्नुकू, ये आपके लॉन्गर लिटरेचर है, इनको दो भागों में बांटा गया है। इसको मैं आसान कर देती हूँ शब्दों के हिसाब से। अब देखो शब्दों में समझ में आ रहा है। इट्टू, इट्टू टोगाई, इट्टू यानी 8, ये 8 पोएम्स का कलेक्शन है, ऐसे याद कर लो। इट्टू टोगाई, दे आर 8 एंथोलॉजीज, एंथोलॉजीज यानी कलेक्शन। तो 8 अलग अलग तरह की कलेक्शंस है ऑफ पोएम्स। इट्टू टोगाई। दूसरा है पट्टू पट्टू, पट्टू पट्टू। मेल कन्नकू को दो भागों में बांटा गया है, इट्टू टोगाई और पट्टू पट्टू। मिल कन्नकू और मिल कन्नकू का अर्थ यही है कि ये नहीं पोर्ट के नाम नहीं, मैम पोर्ट के नाम भी लिखकर बता दो। हाँ, पोर्ट के नाम तो बहुत जरूरी है, अगर ये सवाल आता है तो आपको पोर्ट तो बताना ही है, क्योंकि ट्रेड इसके जड़ में है। तो ये तो हम बताएंगे। बस मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, मैं बस जल्दी जल्दी आपको ये एक आइडिया दे रही हूँ संगम लिटरेचर का। तो मिल कन्नकू आपको मैंने बता दिया, इट्टू कोटाई और पट्टू पट्टू, ये दो तरह के, और यही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रही हूँ। तो इट्टू कोटाई पट्टू पट्टू, इट्टू कोटाई इज द कलेक्शन ऑफ 8 एंथोलॉजीज, इट इज 8 एंथोलॉजी, 8 एंथोलॉजीज, उनके नाम भी दिए गए हैं, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आहारा नुरू, पुरारा नुरू, कल्ली कोटाई, इनमें हम इट डजंट मेक सेंस, आप इतना बता देंगे तो बहुत है। दूसरा है, आप देखते हैं कि किल कन्नुकू के इन्होंने कुछ खास नाम दिए नहीं है, इन्होंने बस बताया कि ये शॉर्टर सीरियल्स हैं और ये वेनबा मीटर में लिखे गए हैं। उसमें आप उपेंद्र सिंह में ये सारा कुछ मिल जाएगा, इतना डिटेल में उन्होंने नहीं दिया है। उपेंद्र सिंह में बेसिक नाम मिल जाएंगे आपको कि इट्टू कोटाई क्या है, पट्टू पट्टू क्या है, पर मिल कन्नुकू, किल कन्नुकू भी उन्होंने सिर्फ हल्का फुल्का बताया, डिटेल में नहीं बताया। तो हाँ, उपेंद्र सिंह मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए ग्रुप पे, जो बच्चे ग्रुप पे हैं उनको देख लीजिए, मैंने भेज दी है। अंग्रेजी की भेजी है, जिन बच्चों की, हिंदी की भी है मेरे पास, मैं हिंदी वाली भी आज सर्कुलेट कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, उसमें मिल जाएगा कुछ कुछ आपको, वरना आप एक काम कीजिए, EHI में जाके देख लीजिए, जो आपका BA का सिलेबस है उसमें ये डिटेल में हो सकता है मिल जाए। ओके, दूसरा इम्पोर्टेंट जो काम है वो है आपका तोल्कापय्यम की, तोल्कापय्यम, इसको जरूर बताना संगम लिटरेचर में, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तोल्कापय्यम, जिसको लिखा गया था तोल्कापय्यर के द्वारा, तोल्कापय्यर, ये देखिए तोल्कापय्यम एक
तमिल भाषा का व्याकरण का ग्रंथ है, ग्रामेटिकल ट्रीटाइज इसको कहते हैं। मैम दोबारा से भेजना, मैं बाद में जुड़ा था। क्या बाद में जो जो रीडिंग्स है मैं आज दोबारा से सर्कुलेट कर दूंगी, क्योंकि बच्चे बार बार ज्वाइन करते रहते हैं, नए बच्चे, तो मैं बार बार सर्कुलेट करती रहती हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो आप देखिए तोलका पय्यम जो है वो तमिल भाषा का एक ग्रामेटिकल ट्रीटाइज है, तोलका पय्यर के द्वारा ये लिखा गया, तो इसको जरूर बताना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है दो एपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें हमें चेरा चोला पांड्या तीनों के बारे में सामाजिक संरचना अगर कहीं से पता लगती है तो यहाँ से पता लगती है। टू एपिक्स, एपिक पोइट्री है ये दो। एक है शीलापदिकम, इसको मैं बता दूंगी, एंकलेट के बारे में है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, एक स्टोरी की तरह आप इसको सुन सकते हैं। शीलापदिकम और मनी, ये इसकी एक तरह से सीक्वल है, ठीक है। शीला पद्मिकरम और मन्नी मेघलई, ठीक है। मन्नी मेघलई एक लेडी का नाम है, उसके ऊपर है ये। और शीला पद्मिकरम, और वो समय के धार्मिक के कैसे धर्म आ गया है अच्छे से वहां पे एस्टेब्लिश हो गया, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के जैन मॉन्क्स बन जाते हैं बाद में, उसके बारे में भी हमें पता लगता है। तो मन्नी मेघलई और शीला पद्मिकरम, ये दो करें, ये दोनों एपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करेंगे संगम लिटरेचर की। तोलकापय्यम, शीला पद्मिकरम, मन्नी मेघलई, इनके दोनों एपिक्स की स्टोरी मैं आपको 5 मिनट में बता दूंगी तो आपको याद हो जाएगा। और ऊपर जो है मैंने बताया मिल कन्निकु में इटुकोटाई और पत्तू पत्तू, ये आपके हो गए लार्जली। ये आपका संगम लिटरेचर मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, डिटेल में अगर जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। दूसरा आपको मैंने बताया किल कन्नकु, ये दूसरी तरह का लिटरेचर है, किल कन्नकु, ठीक है, जो कि शॉर्ट सीरियल्स जिसको कहते हैं हम, ठीक है। ये हो गया आपका, बस इसको आप इतना ही बता देंगे तो काफी है, क्योंकि मोर इम्पोर्टेंट इज इटुकोटाई एंड पट्टू पट्टू, उतना बता देंगे काफी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू डिस्कस, और मैंने बताया दो और तरीके से हम ये सारा जो लिटरेचर मैंने आपको बताया इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसको कहते हैं अहम एंड पूरम। मेरे पास एक टेबल है, उसकी फोटो करके मैं आज आपको भेज दूंगी। ये सारा लिटरेचर उसके अंदर समअप कर दिया गया है, किसमें क्या चल रहा है। मैम केवल इग्नू की बुक से काम नहीं चलेगा क्या? देखिए पहले तो आप ये उठा के देखिए कि एक सवाल किस तरह का है। मैंने आपको क्वेश्चन पेपर शेयर किया, इतनी मेहनत आप कीजिए, ग्रुप पे जाके क्वेश्चन पेपर को खोलिए और आप मुझे क्वेश्चंस डिस्कस कीजिए मेरे साथ इसके बारे में कि जो किस तरह का सवाल आया है तमिलकम पे या संगम लिटरेचर पे, उसके हिसाब से हम देखेंगे। जितना मेरी समझ है आपको ये थोड़ा सा तो इग्नू की बुक से काम जरूर चलेगा, मैं ये नहीं कह रही कि इग्नू की बुक से काम नहीं चलेगा, मैं क्योंकि मुझे लेक्चर देना है तो आपको डिटेल में मुझे चीजें समझानी है, इसलिए मैं आपको बाहर से पढ़ा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि इग्नू की बुक से वो सवाल हल हो रहा है तो वेल एंड गुड, व्हाई टू गो आउटसाइड ऑफ इट, राइट। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। मैंने आपको रीडिंग्स में मुझे पढ़ा, मेरा काम है आपको पढ़ाना और रीडिंग शेयर करना, आप अपना आंसर किस तरह से एनरिच करते हैं वो आपके ऊपर है, राइट। ये डिटेल्स मैं इसलिए दे रही हूँ कि आप अपना आंसर एनरिच कर सकते हो इससे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप एक ओवरव्यू देके आपका काम चल सकता है, देन इग्नू इज क्वाइट सफिशिएंट। इग्नू के अलावा कुछ अच्छी बुक भी बता दो, मैंने आपको बताया है। अगर आप फर्स्ट ब्लॉक की बात करें, मैं हर ब्लॉक के हिसाब से किताबें शेयर करूंगी, पहले ब्लॉक की मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप अगर उपेंद्र सिंह पढ़ लोगे आपका काम चल जाना चाहिए, उसमें हर चीज की एक एक डिटेल दी हुई है, एक एक चीज की डिटेल, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी उपेंद्र सिंह। अगर उपेंद्र सिंह देख लेते हो तो फर्स्ट ब्लॉक की जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो वहां से मिल जाएगी। सेकंड ब्लॉक में अर्ली मीडियम इंडिया की जो भी रीडिंग्स है, किताबें शेयर मूवी वगैरह की, वो सब मैं शेयर कर दूंगी। मॉडर्न में जब आएंगे तो उसकी किताबें शेयर कर दूंगी। ब्लॉक वाइज भेज रही हूँ मैम, मैं ग्रुप में नहीं जुड़ा तो क्लास के बाद मैं आपको देखो मैं नहीं जोड़ रही हूँ, मैंने बच्चों को लिंक शेयर कर दिया था। यहाँ पे शीतल है, शीतल यू आर द सीआर, राइट। सो प्लीज डू अस वन फेवर, आप यहाँ पे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इट्स असेंशियली या इट्स अ लव स्टोरी, राइट, बोथ ऑफ देम आर अ लव स्टोरी। ये लव स्टोरी है, अहम लिटरेचर के अंदर ही आएगा। तो जिन भी बच्चों के पास, किसी के पास अगर लिंक है, जो मैं 2 क्लासेस से शेयर कर रही हूँ बार बार कि व्हाट्सएप ग्रुप का, वो यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी ये जो है ये मिल जाए, वो जुड़ सके ग्रुप में। ओके, सो
मनी मेकले और शीला पथिकम लव स्टोरीज हैं, अभी इसको डिस्कस कर लेंगे हम, वरना आप लोग खुद भी इसको गूगल करके पढ़ सकते हो, बहुत आसान है, ये कुछ नहीं है इसमें, स्टोरी की तरह, एक मूवी की तरह आप इसको पढ़ सकते हो, मूवी की तरह एक स्टोरी है वो, सिंपल। नाउ अहम एंड पूरम, ये आपको समझ आ गया, क्योंकि अहम पूरम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो टेबल में अभी आपको भेजने वाली हूँ पूरा लिटरेचर उसी में बटा हुआ है, कुछ अहम है कुछ पूरम है, और एक और इम्पोर्टेंट है उला। उला जो है वो अहम और पूरम दोनों का मिक्स है, उसमें लव स्टोरी भी है, और जैसे राजा वॉर पे जा रहा है, वो वॉर करने जा रहा है चीफ, तो उसको किसी अगर उसको उसकी प्रेम कहानी भी उसमें ही आ जाती है, रानी और राजा की और चीजों की, तो ये दोनों का मिक्स है, अहम और पूरम का मिक्स उला है। तो ये बेसिक आपकी हो गई, पूरा लिटरेचर का एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सोर्सेज का आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया, एक सोर्स तो यही है, दूसरे आप फॉरेन अकाउंट्स को इस तरीके से बांट लीजिए, तीन तरह के सोर्सेज में फॉरेन अकाउंट्स को, ग्रेको रोमन, दूसरा आपका आ गया चाइनीज, तीसरा आपका आ गया श्रीलंकन। ग्रेको रोमन सोर्सेज की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपको मैगस्थनीज भी इस चीज को इंडिका में मेंशन करता है थोड़ा सा, कि पांडियन किंगडम के बारे में थोड़ा सा मेंशन वो करते हैं, स्ट्राबो मेंशन करता है, प्लिनी मेंशन करता है, ये सारे ग्रीक राइटर्स हैं। अगर आप चाहें तो मैं नाम लिख सकती हूँ, प्लिनी, स्ट्राबो और आपका मैगस्थनीज, ठीक है, ये सारा हो गया ग्रीक राइटर्स, ग्रेको रोमन राइटर्स है ये, क्योंकि इस समय में नॉर्थ इंडिया में भी ग्रेको रोमन्स हैं, आ रहे हैं ट्रेड वगैरह के लिए, दूत बन के आ रहे हैं, एम्बेसडर्स बन के आ रहे हैं मॉडर्न कोर्ट्स में, तो उनको वो भी थोड़ा बहुत अगर वहाँ की पॉलिटी देखते हैं तो वो बात करते हैं इसके बारे में, इसको भी आप समझ के चलिए। दूसरा है आप देखते हैं पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी, इसके बारे में जरूर मेंशन कीजिए, ये ट्रेड के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है। It gives the most elaborate information about Tamil country, और वो तमिल कंट्री को कहता है डेमरीके, डेमरीके शब्द का इस्तेमाल किया है उसने तमिल कंट्री को समझाते हुए, डेमरीके, ये शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये लोग हैं जो, ये कुछ फॉरेन सोर्सेज हैं जहाँ से हमें पता लगता है। और ये ग्रीक लोग क्यों लिख रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि नॉर्थ में आ रहे हैं, इनका ग्रेको रोमन एम्पायर का ट्रेड चल रहा है भाई संगम के साथ, तो वो संगम लिटरेचर, संगम पीरियड में जो संगम तमिल कम जो क्षेत्र है इसके बारे में बार बार मेंशन करते हैं अपनी राइटिंग्स में, इवन बाद के राइटर्स भी, जैसे पोटोलेमी हुआ, तो ये बाद का ग्रीक राइटर है, लेकिन ये फिर भी मेंशन कर रहा है कि ये तमिल कम कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पे कौन कौन से पोर्ट्स हैं, इस चीजों के बारे में ये लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। और चाइनीज सोर्सेज जो हैं वहां पे भी हमें बताता है, और वो बताते हैं कि वाइन में ट्रेड हो रहा है, वाइन जो वाइन्स होती हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है यहाँ से मंगाई जा रही हैं, रोम से भी वाइन्स आ रही हैं, उसके अलावा एक्सपेंसिव वेयर्स जो जिसको हम कहते हैं पोट्रीज हैं, सिर्फ पोट्री, अलग अलग तरह की पोट्री जो है रोम से, रोमन पोट्री हमें आर्कियोलॉजी में भी मिली है, खुदाई में मिली है यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स में, और ऐसा भी कहा माना गया है कि वहां के कुछ ट्रेडर्स आके यहाँ बस गए थे, उनकी कॉलोनी थी यहाँ पे साउथ इंडिया में, जो चेरा चोला पांड्या, चेरा के किंगडम में हमें एक छोटी सी कॉलोनी भी मिलती है जहाँ पे ऐसा माना जाता है ये फॉरेनर्स रह रहे थे, बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, और उन्होंने अपना एक मंदिर बनाया हुआ था वहां पे रोमन लोगों ने, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी यहाँ पे मिली है। उसके अलावा रिसेंटली एक पुंडीचेरी में, पुंडीचेरी के आसपास आप देखते हो रोमन फैक्ट्री मिल गई है, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे भी एक रोमन कॉलोनी थी, कुछ रोम के लोग वहाँ रह रहे थे और वहीं पे कुछ प्रोडक्शन भी चल रही थी, इस तरह की बात भी कही गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है, और आप देखते हैं नाउ कमिंग टू डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स। ओके, आई होप एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, एक अच्छा सोर्सेज का, और क्या है, कैसे है, कौन सा क्षेत्र है, और तिन्नई इसके बारे में मैंने आपको कल ऑलरेडी बता दिया था, वो भी दोबारा बार बार आती रही। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू, और श्रीलंकन सोर्सेज रह गए। श्रीलंका में आप देखिए महावंश है, दीपवंश है, श्रीलंका में महावंशा एंड दीपवंशा,
ये दो श्रीलंकन सोर्सेज है जहां से हमें पता लगता है कि यहाँ पे हो गया था, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हैंड अकाउंट देखा है। वहां के राजा समकालीन थे इन तीनों राज्यों के, और उनका किसी के साथ अच्छा संबंध था जैसे चेरों के साथ, और किसी का खराब संबंध था जैसे चोलाओं के साथ। ओके, अब चेरास जो है, अब इसको चेरा से शुरू करो। 3 किंगडम थे, चेरा, चोला, पांड्या। चेरास को केरला पुत्र कहा गया है क्योंकि ये केरला के क्षेत्र में जो है रूल कर रहे हैं, और इसलिए आप देखते हो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स लगते हैं। इसको थोड़ा सा ज्योग्राफी को दिमाग में लेके चलो, तो यहाँ पे कुछ ऐसे फॉरेस्ट है जहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स हैं। और हमें संगम लिटरेचर में ये पता लगता है कि चेरास अपने जो नीचे के चीफ्स हैं और उसके अलावा जो पोइट्स हैं जो कि उनकी कहानियां लिख रहे हैं संगम लिटरेचर में, उनको गिफ्ट में ये एलिफेंट के फॉरेस्ट दान में दे देते थे कि ये आपका है, आप यहाँ से एलिफेंट्स लीजिए, बेचिए, उनसे काम कराइए, जो करना करिए, और ये गिफ्ट में दे देते थे। तो इनका जो एम्बलम था वो एलिफेंट था। एलिफेंट चेरास का एम्बलम रहा, आप कह सकते हैं उनका राज्य चिन्ह रहा। एलिफेंट, और उसके अलावा बो एंड एरो, तीर कमान जिसको कहते हैं बो एंड एरो, ये भी इसका चेरास का एम्बलम रहा। अब इसकी कैपिटल की जब हम बात करें तो चेरास सबसे पहले तो आप देखिए कि इसका मालाबार कोस्ट जिसको हम कहते हैं उस क्षेत्र में चेरास का जो है वो क्षेत्र पड़ता है। तो अब मालाबार कोस्ट की जब हम बात करें उस पर कुछ ऐसे पोर्ट्स रहे जिन्होंने चेरास की समृद्धि में कंट्रीब्यूट किया। अगर इन तीनों राज्यों को देखें तो सबसे ज्यादा अगर कोई समृद्ध है तो पांड्या ज्यादा समृद्ध थे, लेकिन उसके बाद चेरास ज्यादा समृद्ध है। चोलास थोड़े उतने कम समृद्ध थे, वो इतने ज्यादा समृद्ध नहीं थे, तो सबसे समृद्ध पांड्यास है। इसीलिए आप देखते हो कि एक झगड़ा भी इन सबके बीच में चल रहा होता है टेरिटरीज को लेके, पोर्ट्स के ऊपर कब्जा करने के लिए भी, क्योंकि ट्रेड से सारा पैसा तो ट्रेड से ज्यादा आ रहा है, तो उसके लिए भी कब्जा करने के लिए भी झगड़े चलते थे। चेरास के का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट चेरा टेरिटरी में जो आ रहा है वो है मुजीरी, और इसका जिक्र रोमन सोर्सेज में बखूबी है, और यही क्षेत्र था जहाँ पे रोमन कॉलोनी थी, और रोम के कुछ टेम्पल्स भी यहाँ पे मिलते हैं, और ये सबसे मालाबार कोस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट में से एक था, पोर्ट जहाँ से ट्रेड हो रहा है। ठीक है, इसको क्रेंगोर भी कहा गया है, क्रेनगनोर कहा गया है, मुजीरी क्रेनगनोर। और चेरा की जो कैपिटल्स है, अभी कैपिटल के ऊपर जो है थोड़ी कंफ्यूजन है। कुछ इतिहासकार कहते हैं इसकी कैपिटल थी करूर, KARUR। दूसरे, आप प्लीज मैप को देखिए, बिना मैप देखे नहीं समझ में आएगा। एक मिनट में मैप मैंने खोला था, जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट ट्राई टू शेयर इट विद यू पीपल। आपकी रीडिंग से मैप दिया गया है? किसी ने देखी है रीडिंग्स अभी तक? हाँ ना, कोई जवाब तो दीजिए। नो मैम, अभी आप नहीं सुन देखा, अभी नहीं देखा मैम, मिला ही नहीं। जस्ट से ये देखिए, मैं ये जस्ट सेकेंड, कुछ नजर आ रहा है आपको मेरी स्क्रीन पे? ये क्लियर नहीं है मैप। जस्ट सेकेंड, right, so I am trying to share this map. Just see this, if it is visible to you people. Not this one. Okay, I'll just click a picture and send it on the group.
ओके, आपके पास कोई मैप है तो उसको खोल लीजिए। वजीरी मुजीरिस जो है, जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो मालाबार कोस्ट पे लोकेटेड है, ठीक है। और अब इस पे देखते हैं जो चेरास का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था जहां से ट्रेड हो रहा है रोमन एम्पायर के साथ। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पोर्ट, तो इसकी जो कैपिटल है चेरास की, दो तरह के कैपिटल्स बताई गई है, एक है करूर और दूसरा ही है वांजी। आप लिख सकते हो, मैंने आपको टाइप भी किया है इसमें, देखिए आपको कमेंट सेक्शन में दिख रहा होगा, वांजी एंड करूर, ये दो कैपिटल्स बताई गई हैं चेरा किंगडम की। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है मुजीरी, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं चेरा, और आपको एम्बलम मैंने बता दिया है, एक एलिफेंट और एरो एंड बो इज द एम्बलम ऑफ दिस चेरास। नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट there were many ports in this area. The most important is Muziri, another one is Tondi, ये भी एक अनदर पोर्ट है, ये मैं मैप आपके शेयर कर दूंगी, इसमें सारे पोर्ट्स दिए हुए हैं। टोंडी, नरवो, ये कुछ इस तरह के पोर्ट्स हैं। और ग्रीक में हमें ग्रीक राइटर्स से पता लगता है, बिकॉज ग्रेको रोमन एम्पायर के साथ ये ट्रेड चल रहा है, सो इससे हम बताते हैं कि नोरा नाम का एक पोर्ट है जो कि साउथ इंडिया में मालाबार कोस्ट में इसको नरवू कहा गया है। आई एम जस्ट टाइपिंग द नेम नरवू। तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं इस पूरी मालाबार कोस्ट में, इसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है, ये आपको क्लियर होगा। जो वेस्ट कोस्ट है उसको मालाबार कोस्ट कहा गया है, जो ईस्ट कोस्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहा गया है। तो कोरोमंडल कोस्ट तो पांड्यन एम्पायर के अंदर आ जाती है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है कावेरी पट्टनम, जो कि उनकी कैपिटल भी है पांड्यन किंगडम की, कावेरी पट्टनम, जिसको कुहार शब्द से भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये राइट में चला गया ईस्ट कोस्ट, और ये जो मैं बात कर रही हूँ सारा वेस्ट कोस्ट की बात कर रही हूँ। चेरास का पूरा किंगडम वेस्ट कोस्ट पे है। Now, when we talk about चेरा किंगडम, तो चेरा में आप देखते हो कि जो मैंने आपको भी लिटरेचर बताया, संगम लिटरेचर, उसमें आप देखेंगे कि शिलापदिकम में चेरास जो है उनका काफी जिक्र है, क्योंकि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है पर्टिकुलरली इस चेरा किंगडम के, वो सॉरी जो शिलापदिकम के जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो चेरा किंगडम के ही लोग होते हैं, जो बाद में जाके पांड्यन में बस जाते हैं, पांड्या किंगडम्स में। और पांड्या किंगडम, ये पूरी स्टोरी इन दो किंगडम्स के आसपास इर्द गिर्द घूमती है। इस तरीके से आप देखेंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग, जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट किंग है, बहुत सारे किंग्स हुए लेकिन पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग जिसकी हमें लिटरेचर में पता लगता है वो है उदयान जेराल। ये सबसे इंपॉर्टेंट किंग है चेरा किंगडम का, उदयान जेराल। और ये लगभग इसका समय काल है 130 सीई, कॉमन एरा की 130 130 सीई में ये किंग हुआ है चेरा किंगडम का। अर्लीस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है। ऐसे बहुत सारे रूलर हुए पहले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसकी समय काल में कुछ घटित हो रहा है वो ये है। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, उदयान जेराल